अगली क्लास में बढ़ते हैं। बिंदु पथ अपन पढ़ रहे थे। बिंदु पथ में अपन ने कुछ अलग अलग बिंदुओं के बारे में बात की थी कि कैसे कैसे बिंदु पथ होते हैं। इसके बाद में प्रश्नमाला 10.1 को स्टार्ट किया था और 10.1 का अपन ने पहला प्रश्न जो सत्य असत्य वाला था वो अपन ने किया था। अब अगला जो प्रश्न है यानी जो दूसरा प्रश्न दे रखा है उसको अपन करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोला है आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ दूसरे में बोला है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी एक चतुर्भुज आपको दे रखा है, चार भुजाओं वाली आकृति आपको दे रखी है, उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिएगा भाई, पहला प्रश्न अपने को ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। अब देखो भाई, अपने को भाई पता नहीं है कि वो चतुर्भुज कैसा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ भाई, जैसे कि मैंने अपने को ये देखना है कि भाई सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है, यानी फिक्स है कि वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो आप क्या कीजिए, समांतर चतुर्भुज का आप चित्र बना दीजिए। ठीक है, देखो इसका अपन ने नाम दे दिया ए बी सी और डी। देखो भाई, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अब अभी तक अपने को पता नहीं है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। अपने को सिर्फ इसमें इतना दे रखा है कि इसके जो दोनों विकर्ण हैं। अब देखिएगा भाई, विकर्ण मतलब क्या होता है, विकर्ण मतलब जो आमने सामने की जो शीर्ष होते हैं उनको मिलाने से जो रेखा बनेगी। जैसे कि ए के सामने वाला शीर्ष कौन सा है, सी है। अगर मैं ए को सी से मिलाऊंगा तो मेरे को ये जो ए सी मिल रहा है वो इसका एक विकर्ण हो गया। इसी प्रकार बी को डी से मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण कौन सा हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। सही है। तो देखो आपको ये दे रखा है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो भाई मैं यहां लिखता हूं, दिया गया अपने को यहां दिया गया है कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को या परस्पर, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इस बात को हम समझेंगे कि भाई समद्विभाजित करना मतलब कैसे ये समद्विभाजित करते हैं। तो यहां सबसे पहले अपने को ये दे रखा है कि वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समझिएगा कि जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं और कौन से बिंदु पर काट रहे हैं, तो माना कि वो बिंदु कौन सा है, ओ है। अब यहां भाई ये क्या कह रहा है कि समद्विभाजित करते हैं। सम यानी बराबर, द्वि यानी दो और भाजित यानी भागों में बांटते हैं। तो जैसे कि ये जो एसी विकर्ण है, ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बराबर। इसी प्रकार जो ये बीडी विकर्ण है वो इस एसी को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ए ओ और ओ सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अपने को अभी सिर्फ इतना ही दे रखा है कि ये वाला भाग इसके बराबर है, ये वाला भाग इसके बराबर है। अब अपने को ये बताना है, यानी ये सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है ए बी सी डी वो कैसा चतुर्भुज होगा। तो अपने को सिद्ध करना है कि ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो अब आप देखिएगा भाई कैसे अपन इसको सिद्ध करें कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो पहले तो अपने को यह पता करना पड़ेगा भाई समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए अपने को क्या लाना क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा भाई वो समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो आप समझिएगा भाई, पहले आपको समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं पता होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। पहला शब्द का क्या काम में लिया है, समांतर। समांतर मतलब देखो भाई, ए बी के सामने वाली डी सी जो है वो एक दूसरे के समांतर है। इसी प्रकार एडी और बीसी जो है वो एक दूसरे के समांतर है, यानी जितने भी आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो एक दूसरे के या तो समांतर होनी चाहिए। अगर आपको इतना मिल जाए कि आमने सामने वाली भुजा ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों समांतर हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई वो कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर आपको मान लो भाई, आपको अगर दूसरी तरीके से इसको सिद्ध करना है तो आप क्या कह सकते हो, अगर आमने सामने वाली भुजाएं अगर बराबर भी है, अगर आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा अगर इसके बराबर है, तो भी आप कह सकते हो कि भाई ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यानी या तो भुजाएं समांतर होनी चाहिए या भुजाएं समान यानी बराबर होनी चाहिए। तीसरा आप क्या कर सकते हो, देखो भाई, देखो समांतर और समान होने की क्या कंडीशन है कि ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर या समान होनी चाहिए और ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर या समान होनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों को साथ में काम में लेना है
तो आप इसको कैसे कीजिएगा, देखिए जैसे कि ए बी भुजा है, उसके सामने वाले डी सी है। अगर ए बी और डी सी एक दूसरे के समांतर भी हैं और साथ साथ में ए बी की लंबाई किसके बराबर है, डी सी के बराबर भी है, यानी देखो भाई बाकी दोनों भुजाओं को छोड़ दीजिए, अगर आपको कोई भी अगर दो भुजाएं भी एक दूसरे के समांतर भी मिल जाए और एक दूसरे के बराबर भी अगर मिल जाती है तो भी आप क्या कह सकते हो कि भाई वो कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये तीन तरीके होते हैं भी, तीनों में से या तीनों के तीनों यहाँ काम में आ सकते हैं। अब देखिए अपन इसको अब सिद्ध करते हैं। तो पहली बात भाई ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने को जब तक पता नहीं होगा भी समांतर चतुर्भुज कब होता है तो अब इस आगे वाली प्रोसेस क्या करेंगे, ठीक है। यानी या तो क्या करना है, आमने सामने वाली भुजाओं को समांतर बताना है या समान बताना है या दोनों करना है। तो आप देखिए भाई कैसे करते हैं इस सवाल को। इसमें देखिएगा सबसे पहला, अब इसके बाद में अगला जो स्टेप आएगा वो आता है उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में देखिएगा अपन सिद्ध करेंगे कैसे इसको करना है। आप यहां देखिएगा, अगर मेरे को आमने सामने वाली अगर भुजाओं को बराबर अगर लाना है, या तो भी इन दोनों भुजाओं को बराबर लाना है या इन दोनों भुजाओं को अगर बराबर लाना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा पहले कि कोई भी आपको दो त्रिभुजों को, यानी कि देखो जैसे अगर इस वाली भुजा को, नीचे वाली ए बी को और डी सी को अगर बराबर लाना है तो आपको इन दोनों, ये पहले आप देखिए भी दोनों भुजाएं कौन से त्रिभुजों में आ रही है, तो ए बी आ रही है ए ओ बी में और डी सी किस में आ रही है, सी ओ डी में। तो पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो अपन दोनों भुजाओं को बराबर बोल नहीं सकते। अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं तो अपन इसके संगत जो भाग होते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि संगत भाग यानी संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तो आप देखिएगा कैसे कीजिएगा आप इसको। यहां आपको भी दो त्रिभुजों को देखना है, एक त्रिभुज है ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज है कौन सा, सी ओ डी। आपको ये दोनों त्रिभुजों काम में लेना है। अब इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांग सिद्ध कीजिएगा, और आपको वही पता है कि सर्वांग सिद्ध करने के लिए टोटल आपको तीन चीजें बराबर करनी पड़ती है, कम से कम तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। अब देखिए भाई तीन चीजें कौन कौन सी बराबर होगी। तो आप इस वाले त्रिभुज में देखिए भाई, इस त्रिभुज की क्या कोई भुजा इस त्रिभुज की किसी भुजा के बराबर है, तो आप देखते हो भी इस वाले त्रिभुज की भुजा ए ओ, यहां देखो भी डबल लाइन है, तो ए ओ किसके बराबर होगी, ओ सी के बराबर होगी। यानी आपको पहला आपको मिल गया कि ए ओ बराबर ओ सी। अब आपने क्यों बोला कि भाई ये दोनों बराबर हैं, तो क्योंकि आपको ये दे रखा है, अपने को ये दिया गया है कि जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए अपन लिख सकते हैं भाई ये दोनों भाग क्या है, बराबर। देखिएगा भाई ए ओ है इस वाले त्रिभुज की भुजा और ये जो सी ओ या ओ सी है वो इस वाले त्रिभुज की भुजा है। इसी प्रकार अगर इस वाले त्रिभुज की दूसरी भुजा की बात करें, उसका नाम है बी ओ। ये बी ओ किसके बराबर है, ओडी के बराबर, और इसका भी सेम कारण रहेगा कौन सा, दिया गया, क्योंकि इसमें भी यही कारण लग रहा है भाई विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और वो अपने को दे रखा है। अब तीसरी चीज देखो भाई, दो चीजें तो बराबर हो गई, अब तीसरी या तो कोई भुजा को बराबर लाओ या किसी कोण को बराबर लाओ। तो अगर देखो भाई इस वाले त्रिभुज की इन दोनों के अलावा तीसरी भुजा ये बची और इस वाले की ये भुजा बची, क्या अपन इन दोनों को बराबर कह सकते हैं? अगर बराबर, चलो वैसे बराबर हैं, लेकिन इसका कारण अपन नहीं बता पाएंगे कि भाई ये दोनों बराबर क्यों है। ना तो अपने को दे रखा है और ना ही आपको ये बोला है कि भाई इसमें कोई आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी अपन इन भुजाओं को बराबर नहीं कर सकते, अपने को और कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, आपने एक क्लास 9th क्लास में और पढ़ रखी है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं, तो ये जो एक दूसरे के विपरीत वाले जो कोण होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं और इन्हें अपन कौन से कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। वेरी गुड। तो देखिएगा भी शीर्षाभिमुख कोण वाला कंसेप्ट यहाँ काम में आएगा। तो यहाँ आपको एक बात यहाँ देखने को मिल रही होगी इस चित्र में कि यहाँ पर भी शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो देखिएगा भाई कौन सा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काटेगी, तब देखो भाई कौन सा, ये दोनों कोण एक दूसरे के विपरीत और है, तो ये दोनों बराबर होंगे। कारण क्या रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो यानी अपने को चित्र को सही से अगर समझ लेंगे तो अपने को सारे अगर चीजें बराबर मिल जाएगी। तो इस वाले कोण का नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी, और जो दूसरा वाला है ये कोण, इसका नाम क्या हो जाएगा, सी ओ डी। ठीक है। अब देखिएगा आपको ये तीन चीजें बराबर मिल गई, अब आप लिख सकते हो। अब देखिए अब आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई ये दोनों सर्वांग तो है त्रिभुज, तीन चीजें बराबर आ गई, लेकिन कौन से नियम से। तो आप देखिएगा आपको कोई भी एक त्रिभुज काम में लेना, जैसे ये वाला काम में ले लिया, ये क्या थी, भुजा थी, उसके बाद में कोण आया
उसके बाद में वापस भुजा आ गई। भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड, कोण को बोलेंगे एंगल, और वापस क्या आ गई साइड। तो यहाँ कौन सा नियम बन जाएगा, SAS। तो भाई SAS नियम से आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के सर्वांग है। दोनों मतलब कौन से त्रिभुज, तो एक तो है त्रिभुज AOB और दूसरा कौन सा है, COD। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम का निशान क्या होता है, तो भाई बराबर की, ये बराबर आपको निशान लगाना है और इसके ऊपर ये वाला निशान लगाना है। आपके इसके बाद में जो 11वां चैप्टर आएगा उसमें सिर्फ आपको ये वाला निशान काम में लेना पड़ेगा, और ये वाला निशान किसके लिए काम में लेते हैं, समरूपता के लिए। यानी अब आपको ध्यान रखना है भाई, अगर सर्वांग सम की बात करें तो ये निशान काम आएगा, और समरूपता की बात करें तो सिर्फ ये वाला निशान काम आएगा। अब देखिए, तो AOB और COD एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांग सम तो कर दिए सिद्ध अपन ने, ठीक है। कौन से नियम से, तो SAS नियम से। अब ये अपने को सर्वांग सम सिद्ध करने का अपना कारण क्या है, तो अब देखो, अब अपने को अगर ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम मिले हैं, सर्वांग सम का मतलब अब इसका जो भी भाग होगा वो इसके सभी भागों के बराबर होगा। कैसे, देखिएगा, जैसे अपने को भाई किसको बराबर लाना है, आमने सामने वाली भुजाओं को। तो देखिए भाई, यहाँ आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं उसमें से कोई एक भुजा को लीजिए, इसका नाम क्या है, AB। तो यहां आप देखिएगा भी AB अगर मेरे को बनाना है, AB मतलब मेरे को पहला वाला अल्फाबेट लेना पड़ेगा और सीधा तीसरा वाला अल्फाबेट लेना पड़ेगा। तो चलिए, आपको जो AB मिल रहा है वो पहले और तीसरे से मिल रहा है, तो यहां पर भी आपको पहले और तीसरे में ही चलना पड़ेगा, और आपको क्या मिलेगा, CD मिलेगा। यानी कि जो AB भुजा है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। अब देखो भी, AB और CD आपको दोनों भुजाएं बराबर मिल गई, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर मिली। लेकिन अभी तक देखो भाई, सिर्फ इन दोनों के आमने सामने की बराबर मिलने से काम नहीं चलता है। अपने को क्या करना पड़ेगा, अब अपने को या तो इन दोनों भुजा, देखो जैसे ये आमने सामने की भुजाएं समान मिली, इसी प्रकार आपको इन दोनों आमने सामने की भुजाओं को भी क्या करना है, समान करना है। तो अगर इन दोनों को समान करना है तो ये वाली प्रोसेस आपको इन दोनों त्रिभुजों में लगानी पड़ेगी। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी जो 3 बिंदु बताए, तो 3 में से जो तीसरा बिंदु था कि आप समांतर सिद्ध कर दो और दूसरा समान, यानी कि ये जैसे कि दोनों भुजाएं अगर बराबर भी हैं और अगर समांतर भी मिल जाती हैं तो आप कह सकते हो कि भाई ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखो भाई, ये आपको समीकरण नंबर 1 मिला, इसका कारण आपको लिखना है CPCT। CPCT का मतलब होता है कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं CPCT। अब देखो भी, आमने सामने वाली भुजाएं सिर्फ बराबर मिली है, अब इन दोनों को समांतर भी सिद्ध करना है, बस 2 लाइनों में ये भी हो जाएगा। अब देखिए, अगर 2 भुजाओं को समांतर सिद्ध करना है तो इसके लिए आपको एक बात वापस याद करनी पड़ेगी। देखिए, कोई भी 2 भुजाएं समांतर जो होती हैं, अगर उनको एक तीसरी रेखा काटती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है, तिर्यक रेखा बोलते हैं। अगर तिर्यक रेखा, देखो भाई, ये जो 2 रेखाएं हैं इनके साथ में तिर्यक रेखा, देखो भाई एक आकृति बना रही है। कौन सी आकृति बना रही है, Z आकृति। और Z के अंदर वाले जो कोण होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, ठीक है भाई। इनको हमेशा इनका नाम एकांतर कोण रहेगा। अब ये एकांतर कोण की भी विशेषता होती है कि कभी तो ये बराबर होते हैं, कभी कभी ये बराबर नहीं होते। तो देखो भी, जब ये दोनों कोण बराबर होते हैं इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। और अगर मान लीजिए भाई ये दोनों कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। तो इससे आपको एक बात पता चल जाती है, अगर कोई भी 2 रेखाओं को अगर समांतर सिद्ध करना है तो उसके लिए आपके एकांतर कोण आपको बराबर मिलने चाहिए। अगर उल्टा कहे, अगर 2 रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर भी होंगे। तो यहां देखिएगा, अगर इन दोनों को अगर आपको क्या सिद्ध करना है, समांतर सिद्ध करना है, तो इसके लिए आप देखिए भाई इनके बीच में Z आकृति बन रही है। देखो ये वाली, आपको ये Z आकृति अगर दिख रही है, देखो, यानी अपने को इस वाले कोण को और इस वाले कोण को बराबर लाना है। अब देखते हैं भाई वास्तव में क्या बराबर होता है कि नहीं होता। तो आप देखिएगा भाई, मैं इसको कैसे इसको करते, देखो ये वाला कोण देखिए भाई, इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले भाई इस वाले कोण का नाम पता करना है भाई, इसका नाम क्या होगा, OAB। तो आप लिखोगे भाई कोण OAB। अब ये कोण OAB किसके बराबर होगा, कैसे पता चलेगा। तो अब आपको चित्र में नहीं देखना, इस वाली लाइन में वापस आना है। O मतलब भाई सेकंड नंबर, A मतलब पहले नंबर, और वहां से B यानी कहां पर, तीसरे पर आ गए। 2, 1 और 3, तो यहां पर भी आपको वैसे ही चलना है। 2, 1 और 3 मतलब क्या मिला, OCD। तो आपको इसके बराबर जो कोण मिलेगा उसका नाम है OCD, और OCD मतलब ये वाला कोण। अब बताइए भाई, ये दोनों कोण बराबर मिले, इसको मैं क्या, इसको आपको कोई नहीं लिखना है भाई, इसका कारण आप लिख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, CPCT, क्योंकि आपने भाई सर्वांग सम त्रिभुजों से निकाला। अब देखिएगा, ये जो Z आकृति बन रही है और उसके अंदर वाले कोण समान है,
यानी कि भी ये जो दो कोण दे रखे हैं ये क्या है, एक दूसरे के एकांतर कोण हैं, क्योंकि जेड आकृति के अंदर बन रहे हैं। तो और एकांतर कोण आपको क्या दे रखे हैं भाई, बीच में कौन सा निशान है, बराबर वाला। तो आप लिखोगे एकांतर कोण क्या है, समान है। और जब भी एकांतर कोण समान होते हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, और समांतर का ये निशान होता है। अब ए बी समांतर सी डी हो गई, ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, ए बी जो है वो सी डी के बराबर भी है और ए बी सी डी के समांतर भी है। जब कोई भी दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर भी होती है और समांतर भी होती है तो वो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से आपने क्या देखा भाई, भुजाएं बराबर भी है, भुजाएं समांतर भी हैं, यानी कि आपको मिलेगा कि जो ए बी सी डी है वो कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखो इस प्रकार से इसको समांतर चतुर्भुज अपने को सिद्ध करना था और ये मैंने आपको करके बताया। ठीक है, एक बार इसको वापस से आप समझ लीजिएगा, फिर इसको लिख दीजिए। चलो अगला प्रश्न लेते हैं अपन। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है। दूसरा प्रश्न करने से पहले एक बात आपको यहाँ बता देता हूँ कि अभी जो अपन ने एक जैसे ये सिद्ध किए थे उसमें नाम लिया था, एक नाम काम में लिया था सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, अगर सीपीसीटी की अगर इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म देखने जाए तो वो होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और हिंदी में अगर देखने जाए तो उसका मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। सर्वांगसम जो दो त्रिभुज होते हैं उनके जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसी को शॉर्टकट में अपन क्या बोल देते हैं, सीपीसीटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगला जो प्रश्न है उसमें आपको क्या दे रखा है कि 3 बिंदु हैं, आपको 3 बिंदु ए बी सी दे रखे हैं, और अगर ये तीनों देखो अब इनके क्या विशेषता दे रखी है कि 3 असंरेख बिंदु ए बी सी समदूरस्थ बिंदुओं, ए बी सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, यानी 3 बिंदु ऐसे हैं जो एक दूसरे के क्या है, असंरेख हैं। 3 असंरेख बिंदु। अब कल ही अपन ने इससे पहली जो क्लास में बात की थी कि असंरेख बिंदु क्या होते हैं, तो यहां बोला है 3 असंरेख बिंदुओं ए बी व सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। अब देखिएगा भाई ये बात आप सही से समझिएगा। अब इसका जो आंसर आएगा एक आपको केंद्र मिलेगा, इसका जो आंसर मिलेगा वो आता है परिकेंद्र, और परिकेंद्र अपने सिलेबस में से वैसे हटा दिया है, यानी लगभग इसके भी आने की संभावना कम ही है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अभी परिकेंद्र से सवाल या अंतर केंद्र से नहीं आएंगे, फिर भी 1 नंबर में क्या पता भाई दे दे, इसलिए इसको अपन सवाल को कर देते हैं। क्योंकि देखो इसमें आपको बोला है कि 3 असंरेख बिंदु हैं। असंरेख बिंदु मतलब ऐसे बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं होते, यानी कि मान लीजिए भाई एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, और तीसरा एक बिंदु जैसे आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, अगर ये तीनों बिंदु असंरेख हैं, मतलब एक ही रेखा पर नहीं है, तो देखो भाई अगर आप इन तीनों को मिलाओगे, जो 3 असंरेख बिंदु हैं इनको मिलाने से हमेशा आपको एक त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, आपको एक त्रिभुज मिलेगा, क्योंकि ये संरेख नहीं है, क्योंकि जैसे इन दोनों को मिलाओगे तो ये वाला अलग आ जाएगा, इन दोनों को मिलाओगे तो ये वाला बिंदु अलग आ जाएगा। अब अपने को ये बोला है कि इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ ऐसा बिंदु लेना है, समदूरस्थ बिंदु यानी ऐसा बिंदु लेना है जिसकी दूरी ए से, बी से और सी से क्या होती है, समान। तो ये तो फिक्स है कि भाई वो बिंदु कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा। सही है कि नहीं। यानी अब देखो ये बिंदु जो ओ है वो ए से भी बराबर दूरी पर होना चाहिए, बी से भी बराबर दूरी पर होना चाहिए, और सी से भी बराबर दूरी पर होना चाहिए। तो ठीक है, चलो आपने ये बिंदु बता दिया, लेकिन इसका नाम क्या है। अब इसका नाम क्या है वो अपने को पता करना है। तो भी इसका नाम क्या होता है वो कैसे पता चलेगा। तो यहां आपने जब रचना वाला चैप्टर पढ़ा था, अपन ने परिव्रत और अंतर्व्रत, अंतःव्रत वगैरह बनाने सीखे थे। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट यहाँ काम में आएगा। समझिएगा कैसे। देखिए आपको पहले क्या करना है, अभी तक छोड़ देना है कि भाई जो समदूरस्थ बिंदु बाद में बात करेंगे, पहले अपन देखते हैं कि 3 असंरेख बिंदु। तो अगर 3 असंरेख बिंदु होते हैं तो इनको मिलाने से हमेशा एक त्रिभुज बनता है, और त्रिभुज अगर बनता है तो अब इस त्रिभुज में जो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, तो कैसे पता करेंगे। आपको क्या करना है कि जैसे कि कोई भी 2 भुजाएं होती है, अगर देखो भाई आपको बोला है कि तीनों बिंदुओं से ये जो 3 शीर्ष है उनसे अगर समान दूरी पर अगर आपको बिंदु चाहिए, तो उसके लिए आपको किसका समद्विभाजन करना पड़ता है, भुजाओं का। जब रचना की थी तब आपको बताया था।
और अगर आपको तीनों भुजाओं से समान दूरी पर बिंदु लेने हैं, अगर भुजाओं से समान दूरी पर बिंदु चाहिए तो कोणों का समद्विभाजन करेंगे, और अगर आपको इन तीनों कोणों से यानी कि तीनों बिंदुओं से अगर बराबर दूरी पर चाहिए तो भुजाओं का समद्विभाजन करना पड़ेगा। तो यहां अपन क्या करते हैं, भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। तो यहां जैसे कि पहली भुजा BC है, BC का समद्विभाजन कैसे करते हैं, प्रकार को B पर रखना है और इसके BC के आधे से ज्यादा तक खोलना है। एक चाप आपको ऊपर की ओर काटना है और एक चाप आपको कहां काटना है, नीचे की ओर काटना है। अब जितना आपने प्रकार खोल के ये चाप काटा है उतना का उतना खुला रखना है और C पर रखिए। C पे रख के वापस इस ऊपर वाले चाप के ऊपर चाप, एक नीचे वाले चाप के ऊपर चाप काटना है। इस प्रकार आपको देखो भाई ये जो दो चाप है इन दोनों को आपको एक डैश डैश वाली लाइन से मिलाना है। ठीक है, आपको ये वाली लाइन मिली। अब जैसे आपने इस वाली भुजा का आपने क्या किया है, समद्विभाजन किया है। देखो भाई ये जो लाइन मिली है ये क्या करती है, ये इस BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर किसी भी भुजा को, अगर किसी भी भुजा पर आपको एक 90 डिग्री पर लाइन खींचनी है, वो भी एकदम सेंटर में जो बराबर भागों में बांटे, तो उसके लिए ये वाला अपन तरीका काम में लेते हैं। यानी ये जो आपको मिल रही है वो रेखा इसके साथ इसके ऊपर लंब भी है और साथ साथ में इसको क्या करती है, समद्विभाजित भी करती है। तो देखिएगा भाई आपको एक रेखा मिलेगी, वो क्या करती है, ये वाली रेखा, इसका मैंने नाम दे दिया L। L क्या है, BC के ऊपर क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो आपने भाई सबसे पहले इसमें भी एक रचना करनी पड़ेगी। रचना मतलब जो अपनी इच्छा से करते हैं। तो यहां आपने क्या की भाई, L किसके, L आपने एक L रेखा खींची किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो L यहां क्या है, BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। आपको यहां लिखना पड़ेगा भी ये L जो बनाई है वो है क्या, तो L जो है वो इस BC भुजा है, इसके ऊपर लंब भी है और समद्विभाजक भी है। चलिए अब आपको दूसरा स्टेप क्या काम में लेना है। अब आपको जो ये दूसरी वाली भुजा दिख रही है AB या BC, कोई भी एक को काम में लीजिए। जैसे AB को काम में ली, अब आपको AB का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो AB के बिंदु A पर रखिए, आपको प्रकार आधे से ज्यादा खोलना है। एक चाप आपको इस साइड में काटना है, दूसरा चाप आपको इस साइड में काटना है। फिर आपने A पे रख के जो चाप काटे अब उतना का उतना खुला रखिए, B पर रखिए काटिए, एक चाप इसके ऊपर एक चाप इसके ऊपर, आपको अब मिल जाएगा भाई। अब आपको दूसरी वाली एक लाइन मिल रही है। ठीक है, ये हो गया किसका समद्विभाजक हो गया, लंब समद्विभाजक हो गया AB का। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, M। तो दूसरा आपको मिला कि जो M है वो कौन सी भुजा का समद्विभाजक है, AB का समद्विभाजक है। M जो है वो रेखा M किसका समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, AB का लंब समद्विभाजक है। चलिए अब आपको देखो इतना मिलने के बाद में अब बीच में जगह छोड़िए, इसका भी कोई कारण है। अब देखो कैसे, अब देखिए ये जो दोनों लंब समद्विभाजक हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं किसी बिंदु पर, और मैंने मान लिया भी उस बिंदु का नाम क्या है, O है। ठीक है भाई, अब ये O जो बिंदु है, अगर अब आप ध्यान से देखिएगा, अब इस O बिंदु की बात करते हैं और जो O है उसका नाम क्या है, वही अपना आंसर है। तो देखिएगा भाई कैसे करना है। अब आपने ये बात देखी, देखो भाई यहां आपने ये लाइन लिखी कि भाई L जो है BC का लंब समद्विभाजक है। अब कल पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि कोई भी दो बिंदु होते हैं A और B, अगर आप इनसे समान दूरी पर जितने भी बिंदु लोगे, दो बिंदुओं से समदूरस्थ जो बिंदु होते हैं, ये बहुत सारे जो बिंदु होते हैं, इनका बिंदु पद क्या होता है, उनको मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। इसका मतलब कोई भी जो दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर जितने भी बिंदु होते हैं उनको मिलाने से जो रेखा बनती है वो क्या करती है, उनको मिलाने वाली रेखा को बराबर भागों में बांटती है और 90 डिग्री में। यानी कोई भी दो बिंदु हैं उनको मिलाने वाली रेखा को जो रेखा बराबर भागों में बांटेगी और 90 डिग्री पर काटेगी, उस पर जितने भी बिंदु होंगे वो क्या होंगे, दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर होंगे। अब बात को समझिएगा भाई कि अगर कोई भी एक रेखा किसी भी भुजा के ऊपर अगर लंब समद्विभाजक होती है तो उस रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे वो दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर होगी। तो यहां बोला है कि जो L है वो देखो भाई L है वो BC के ऊपर क्या है, लंब समद्विभाजक है, और L के ऊपर आपको कौन सा बिंदु दिख रहा है भाई, O। तो इसका मतलब O की दूरी B से और C से क्या होगी, समान होगी। तो आप लिखोगे अतः, या ठीक है भाई, इसलिए O की दूरी, या आप इतनी दूरी वगैरह मत लिखिए, इसका मतलब भाई O की दूरी B से कितनी है, O की B से दूरी कितनी हो जाएगी, OB किसके बराबर हो जाएगी भाई, O की C के दूरी के बराबर, यानी OC के बराबर हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 1 लिखा। कारण इसका क्या रहेगा, तो भाई कल बिंदु पद पढ़ा था कि भाई दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर जो बिंदु होते हैं वो लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। इसके बाद में इस वाले M की बात करें, ये M भी क्या है भाई, AB के ऊपर लंब समद्विभाजक है और M के ऊपर भी कौन सा बिंदु आ रहा है, O आ रहा है। इसका मतलब O की A से दूरी और O की B से दूरी
मतलब ओ ए किसके बराबर हो जाएगी, ओ बी के बराबर हो जाएगी। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए समीकरण 1 और 2 आपको मिला। अब समीकरण 1 और 2 मिला, अब आप समीकरण 1 और 2 से अगर लिखना चाहो तो समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिलता है, देखिएगा ये जो ओ ए है वो किसके बराबर है, ओ बी के बराबर। ओ ए की लंबाई ओ बी के बराबर और ओ बी की लंबाई है ओ सी के बराबर, यानी ओ ए ओ बी के बराबर, ओ बी ओ सी के बराबर, यानी कि ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं, यानी ओ ए बराबर ओ बी और ओ बी बराबर क्या है, ओ सी। यानी ये जो बिंदु ओ है उसकी ए से दूरी किसके बराबर है, बी से दूरी के बराबर, और ओ की दूरी जो सी से, यानी ओ बिंदु ऐसा है जिसकी तीनों से दूरी क्या है, समान है। यानी ये वो बिंदु है जो क्या है, ए बी सी से समदूरस्थ है। अब देखिएगा, अब इसका नाम पता करते हैं कि भाई अब जो ये आपको ये बराबर दूरी वाला बिंदु तो मिल गया, लेकिन अब देखो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भाई इस बिंदु का नाम क्या होगा। तो यहाँ नाम कैसे पता चलेगा, आप पहले ये बताओ भाई आपने ये जो लाइनें खींची ये हैं क्या, तो ये है भुजाओं के लंब समद्विभाजक। और कभी भी भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक होते हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु का नाम क्या होता है, परिकेंद्र होता है। ये एक परिभाषा होती है। आप लिखोगे कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक, आपने जो ये खींचे हैं भुजाओं के लंब समद्विभाजक है, तो भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब देखो ये परिभाषा तो अपनी को याद रखनी ही पड़ेगी। देखो आपको ये पता चल गया कि भाई ये देखो ये जो लंब केंद्र पर जो काटने से जो बिंदु ओ मिलता है वो बराबर दूरी पर, यानी अपने को जो चाहिए वो ओ है। और अगर इस हिसाब से देखिए भाई ओ है वैसे है क्या, तो ओ क्या कर रहा है भाई, लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वो बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। यानी अपना जो आंसर है, यानी कि वो बिंदु, यानी उसका जो बिंदु पद होगा, इसका मतलब उसका जो बिंदु पद होगा वो क्या होगा, एक परिकेंद्र होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके परिकेंद्र हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी का जो अलग सवाल क्या बन सकता है, आपको दे रखा है भी तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ। इसकी जगह आपको अगर ये दे दे कि 3 भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद क्या होगा, तो 3 भुजाओं से जो समदूरस्थ बिंदु होता है वो परिकेंद्र की जगह क्या हो जाता है, अंतः केंद्र हो जाता है। तो देखो अब वैसे इसका आंसर एक लाइन में लिखने का था, अगर 1 नंबर में आता है तो आपको सीधा आंसर लिख देना भी परिकेंद्र होता है, और अगर भाई 3 नंबर में बन जाए तो आपको इतना करना है। देखो तो तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर बिंदु परिकेंद्र और तीनों भुजाओं से समान दूरी पर अंतः केंद्र, ये 2 बिंदु आपके होते हैं, ठीक है।